Hello everyone, a very good morning to all of you. Today is 9th of August and we will see the important news articles from the newspaper The Indian Express. Welcome to BPSC कॉन्सेप्ट वाला। तो आज का जो हेडलाइन है वो बहुत ही अच्छा है। क्या है कि सिल्वर जो है किनके द्वारा जीत लिया गया है, वो हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के द्वारा, और ब्रोंज जो है वो हमारा मेंस हॉकी टीम के द्वारा जीता गया है। किसमें? पेरिस ओलंपिक में। और इसी तरीके से जो हमारा हेडलाइन है, जो हमारा देश का नाम है वो गौरवान्वित हुआ है। उसका जो अगला हेडलाइन है वो क्या है कि बांग्लादेश में जो है वो नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और वी कैन से कि वहाँ के जो नए हेड हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, वो कौन? मोहम्मद यूनुस को चुना गया है और वो कल शपथ ग्रहण कर लिए। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको फ़ोन करके बधाई दिए और बोले कि वहाँ के जो माइनॉरिटी में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं, उनके सेफ्टी को इंश्योर करिए, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ वायलेंस हो रहा है, जो भी माइनॉरिटी को है उनको सप्रेस किया जा रहा है इसके लिए। बाकी यही सब है कि हरमनप्रीत स्ट्राइक ट्वाइस, विजय सोल्ट फोर्ट ओवर द पोडियम। बाकी हम लोग अपने पीपीटी पे चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स उसको देखेंगे और हम उसको समझेंगे। सो वेलकम बैक वंस अगेन एंड लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। ठीक है, तो जो फर्स्ट चीज़ है वो क्या है? सिल्वर एंड ब्रोंज। आपको पता है सिल्वर किन के द्वारा लाया गया? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के द्वारा। आपको पता है कि इनको इंडियन आर्मी के द्वारा सूबेदार मेजर का पोस्ट दिया गया है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं? सूबेदार मेजर नीरज चोपड़ा। और ये क्या हैं? ये एशिया के पहले एथलीट बने हैं जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडल किस चीज़ में लिए हैं? जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक खेल है उसमें। और ये हिस्ट्री भी बना दिए हैं। ये पहले सिंगल ओलंपियन बने हैं जो लगातार एक में गोल्ड और दूसरे में सिल्वर जीत के आए हैं। उसके बाद हम बात करें अपनी हॉकी टीम की, तो हॉकी टीम भी इनसे कम नहीं है। हॉकी टीम भी इनके साथ साथ सेम 2020 टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक की बात करें 2020 की, तो वहाँ नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। हमारा हॉकी टीम ने क्या जीता? हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और अगर हम बात करें 2024 पेरिस की, तो यहाँ उन्होंने क्या जीता? सिल्वर मेडल। और हमारा हॉकी टीम ने क्या जीता? ब्रोंज मेडल वंस अगेन। अगर हम बात करें मेंस हॉकी टीम की, तो इनके कैप्टन जो हैं वो हैं हरमनप्रीत सिंह। और अगर हम बात करें टोपियो, ये जो कल भाला फेंक या फिर ये जेवलिन थ्रो में जो गोल्ड आया वो किनको दिया गया? गोल्ड कौन जीते? उनका नाम है नदीम। और वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। उन्होंने 92.97 मीटर का थ्रो किया। अगर हम बात करें अपने गोल्डन बॉय की, तो उन्होंने कितना फेंका? उन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो किया जेवलिन का। ठीक है, और ये सेकंड पोजीशन पे आए और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अगर हम बात करें हमारा हॉकी की, तो हमारा जो हॉकी का है वो बहुत ही गोल्डन हिस्ट्री रहा है। 1928 से लेके हम लोगों ने 1980 तक गोल्ड जीता है। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड जीता, 1932 में लॉस एंजलिस, ठीक है, 1936 में बर्लिन में भी हमने गोल्ड जीता, 1948 लंदन में भी हमने गोल्ड जीता, 1952 हेलसिंकी में भी हमने गोल्ड जीता, 1952 मेलबर्न में भी हमने गोल्ड जीता, 1964 टोक्यो ओलंपिक में भी हमने गोल्ड जीता, और लास्ट 1980 मास्को में हमने क्या जीता? गोल्ड जीता। ठीक है, लास्ट दो ओलंपिक से हम ब्रोंज जीते आ रहे हैं, 2020 में और 2024 पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि मैजिशियन ऑफ हॉकी किनको कहा जाता है? मैजिशियन ऑफ हॉकी, है ना, हॉकी के जादूगर किनको कहा जाता है? बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। आप लोग को जिनको अगर नहीं पता होगा उनके लिए दिक्कत की बात है, जानना चाहिए, बहुत पेपर में आता है, उनके नाम पे बहुत सारा पुरस्कार बनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल क्या है हमारा कि इंश्योर सेफ्टी हिंदूज ऑल अदर माइनॉरिटी पीएम टू बांग्लादेश यूनुस। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि बांग्ला के प्रेसिडेंट जो है वहाँ कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन, और वो एडमिनिस्टर ओथ किनको दिलवाए हैं? मोहम्मद यूनुस को। कहाँ? ढाका में। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, उन्होंने कॉल करके उनको बधाई दी और कहा कि जो सेफ्टी है हिंदू का उसको इंश्योर करिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, आपको पता होगा कि वो एक क्या है? नोबेल क्या है? नोबेल प्राइज उनको मिला हुआ है। कब? 2006 में, है ना, नोबेल पीस प्राइज मिला है। और किस चीज़ के लिए मिला था? फॉर फंडिंग ग्रामीण बैंक, है ना, ग्रामीण बैंक का उन्होंने वहाँ शुरुआत किया था, इसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। और वो क्या है? एक इकोनॉमिस्ट हैं, बैंकर हैं, ये सब हैं। और वो किस चीज़ का स्वर्ण इन किए? एज ए हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। तो उससे पहले कितने नोबेल लॉरिएट्स जो हैं वो अपने देश को लीड किए हैं? तो वो अगर बात करें तो सबसे फेमस नाम आ जाता है नेल्सन मंडेला साहब का। तो नेल्सन मंडेला भी
वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के, 1994 टू 1999, और 1962 में वो एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट थे जिनको लाइफ इन प्रिजन दिया गया था कंस्पायरिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, एंड ही स्पेंड नेक्स्ट 27 ईयर इन प्रिजन आफ्टर बीइंग रिलीज ऑन 1990। उसी तरीके से बात करें तो लेस्टर पियर्सन की, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद लेच वलेसा, वो जो हैं पोलैंड के प्रेसिडेंट बने थे 1990 से 1995 तक, ठीक है, और उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था वन फॉर द नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर फ्री ट्रेड यूनियन एंड ह्यूमन राइट्स इन पोलैंड, ठीक है। उसके बाद यांग सान सू की, ये जो है म्यांमार की प्राइम मिनिस्टर थी, इनका जो एजुकेशन हुआ है वो हमारा इंडिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये पढ़ी हुई हैं, है ना, आपको सुन के अच्छा लगेगा। तो ये 2016 से 2021 तक, है ना, गवर्नमेंट चलाई, और वो क्या थी, वहाँ की डिफैक्टो हेड मतलब प्राइम मिनिस्टर। लास्ट में उसमें वहाँ क्या हो जाता है, कू हो जाता है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। इनको भी क्या मिला था, पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज कब मिला था, 1991 में। किस चीज़ के लिए, फॉर हर नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। लेकिन बाद में इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि हर टैक्टिक सपोर्ट फॉर द इथनिक क्लिनजिंग ऑफ रोहिंग्या पीपल, रोहिंग्या पीपल का जो इशू था उसमें इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि नोबेल जो है इनको पीस प्राइज के लिए दिया गया था, लेकिन सी इज एट्रोसाइटिंग, सी इज सप्रेसिंग रोहिंग्याज, दैट्स वाई सी इज क्रिटिसाइज्ड अबाउट रोहिंग्याज इशू पे इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन ये नोबेल प्राइज लॉरेट हैं और ये अपने देश को भी लीड किए हैं। उसके बाद नाम एक आता है क्या, जोसे रामोस होर्टा, है ना, वो ईस्ट तिमोर के रहने वाले हैं और वो भी प्रेसिडेंट बने हैं सिंस 2022 तक, और वो उनको भी क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज विथ कार्लोस बेलो फॉर वर्किंग टुवर्ड्स अ जस्ट एंड पीसफुल सोल्यूशन टू कन्फ्लिक्ट इन ईस्ट तिमोर। सो ये सब एग्जाम्पल है। जब भी आप बात किया जाएगा कि क्या गवर्नेंस में अच्छे लोगों की, तो आप बता सकते हैं कि देयर आर ए लॉट ऑफ पर्सन नोबेल लॉरिएट्स हु कैन लीड देयर कंट्री, है ना। लेटेस्ट एग्जाम्पल बांग्लादेश का है, म्यांमार का है, साउथ अफ्रीका का है, ये सब तो फेमस नाम है जो आपको याद ही रह सकता है। इन लोगों का नाम भले नहीं याद रहे कि ईस्ट तिमोर के, कनाडा के, पोलैंड के, लेकिन नेल्सन मंडेला को आप कहीं कोट कर सकते हैं, है ना। आंग सान सूकी को कोट कर सकते हैं कि म्यांमार को वो लीड किए हैं, उनको पीस प्राइज भी मिला था, हालांकि ये इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको एक बात बांग्लादेश से पूछ ले रहे हैं कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, वो किन के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, हमारे भारत के रहने वाले हैं, ठीक है। आपको हिंट दिए हैं, आप बताइएगा कि अमार सोनार बांग्ला जो है किन के द्वारा लिखा गया है और जो कि बाद में बांग्लादेश का नेशनल एंथम बनाया गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, विथ एलाइज ऑल्सो वेरी गवर्नमेंट डिसाइड टू सेंड वक्फ बिल टू हाउस पैनल, है ना। इसमें क्या किया गया है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया गया है ये डिसाइड करने के लिए। अब हमको आपको ये बताते हैं कि ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, लेकिन जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर से कितने होते हैं, दुगने होते हैं। तो ये जो है इसको हम डिस्कस कर लेंगे आगे बहुत डिटेल में। वक्फ लॉ क्या होता है, वक्फ क्या होता है ना, उसके जो कमेटी क्या होता है, उसमें क्या क्या चेंज होने वाला, आगे हम डिस्कस कर लेंगे, उसी में हम आपको बता देंगे। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। आगे देखते हैं, द रिफॉर्मर पॉलिटिशियन हु ट्राई टू चेंज द फेस ऑफ लेफ्ट, है ना, जो लेफ्ट पॉलिटिक्स होता है उसका फेस चेंज करने का जो कोशिश किए थे, ये कौन थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, है ना, भट्टाचार्य जी। ये कौन थे, ये थे बांग्ला, ये वेस्ट बंगाल, हमारा जो पश्चिम बंगाल है वहाँ के सीएम रह चुके हैं। कब से कब तक का बात करेंगे, तो ये 2000 से लेकर 2011 तक सीएम रहे और ये 7वें सीएम थे वेस्ट बंगाल के, ठीक है। अगर इनके बारे में थोड़ा बात किया जाए तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जो हैं वो मार्क्सिस्ट विचारधारा से आते हैं, ठीक है, मार्क्सिस्ट विचारधारा से आते हैं और इनका पार्टी का नाम ऑब्वियसली होगा क्या, CPIM, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। इनके बारे में बोला जाता है कि ये 2 रूम के फ्लैट में रहते थे और वहीं से सीएम का भी काम करते थे। बहुत ही सिंपल थिंकिंग और बहुत ही बड़े सोच के रखने वाले आदमी थे। वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार जो नैनो कार की प्लांट लगवाना यही चाहते थे पहले टाटा से बात करके, ठीक है। तो इनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। इनका कल देहांत हो गया। तो वो एक रिफॉर्मर पॉलिटिशियन थे जो क्या चेंज करना चाहते थे, लेफ्ट का जो फेस है उसको चेंज करने का कोशिश किए थे। कहाँ के सीएम थे ये ध्यान रखिएगा, ये बंगाल के सीएम थे 2000 से लेकर 2011 तक और वहाँ के 7वें सीएम थे। अब आते हैं रीडिंग द इन्फ्लेशन टी लीव्स। इसमें आपको जानना कि MPC क्या होता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, RBI, ये सब जो है आपको इन्फ्लेशन कौन करता है ना, CPI इन्फ्लेशन क्या होता है, सब कुछ आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिए हैं। आज हमको 2-3 जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगले दिन हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऐसे सब कुछ बताया हुआ है, जो रोज़ लेक्चर देख रहे होंगे उनको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा और वो पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी
कोई ऐसे होंगे, कोई नए होंगे जिनको समझ में ना आए कि क्या होता है एमपीसी, क्या होता है सीपीआई, है ना, इन्फ्लेशन क्या होता है, आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है, तो आप बताइएगा, हम अगले दिन किसी दिन में कर लेंगे। लेकिन आज दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पोलर वॉर्टेक्स से रिलेटेड और दूसरा जो है वक्फ से रिलेटेड, उसको कर लेंगे। अब यही है प्रपोज्ड चेंजेस टू वक्फ लॉ, है ना। वक्फ लॉ में जो प्रपोज चेंजेज है वो क्या है, तो उसको एक्सप्लेन में बताया गया है। तो हम पहले ये समझेंगे कि वक्फ होता क्या है, वक्फ कहते किसको हैं। तो वक्फ जो है WAQF, वक्फ जो है वो क्या है, एक अरेबियन वर्ड है, अरेबियन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, मोर्टमेन प्रॉपर्टी, मतलब वैसा प्रॉपर्टी जिसको दान किया गया है। जैसे कोई आदमी है जो क्या क्या अपना कुछ लैंड, ये इट माइट बी मूवेबल और इमूवेबल, दोनों तरह का प्रॉपर्टी जो होता है उसको वक्फ बोलेंगे। तो अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी वेल्थ को आप रिलीजन के नाम पे, मेनली किस रिलीजन में, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें जो दान किया जाता है, रिलीजन में जो डोनेट कर दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वक्फ बोलते हैं। तो आपको पता है इसको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसको चलाने के लिए कुछ लोग चाहेंगे, अगर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, मिसयूज ऑफ पावर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लोग अपने भोग विलासिता में अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाने में लग जाएंगे। तो उसके लिए क्या बनाया जाएगा, एक बोर्ड बना दिया जाएगा जिसमें कुछ लोग मेंबर होंगे और उसको उस पर रूल रेगुलेशन बनाएंगे। तो वहाँ से फिर क्या आ जाएगा, वो वक्फ का लॉ आ जाएगा। तो आपको वक्फ अगर समझ में आ रहा होगा कि वैसा प्रॉपर्टी जो क्या कर दिया गया है, डोनेट किया गया है या रिलीजन के लिए दान कर दिया गया है या किसी को दे दिया गया है, उसी को हम वक्फ बोलते हैं। और उसके लिए जो बोर्ड बनाया, उसके रेगुलेशन के लिए वो क्या हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया। और जब बोर्ड बनेगा तो कुछ लॉ बनाएंगे ना कि कैसे रेगुलेट किया जाएगा, है ना, किसको कितना पावर दिया जाएगा, उसके लिए जो लॉ बना वो बन गया वक्फ लॉ। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वक्फ का जो लीगल रिजीम है उसका बात करें तो ये सबसे पहले जो शुरू हुआ था 1913 से ही इसका हिस्ट्री है। क्या है, गवर्नेंस ऑफ वक्फ जो है 1930 में आया था। उसके बाद इसका नाम बाद में 2023 में फिर से अमेंड किया गया और क्या मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। उसके बाद 1954 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो क्या बनाया गया, सेंट्रल वक्फ एक्ट। तो हम आपको फिर से लिख दे रहे हैं कि 1913 में जो है वो क्या बनाया गया, गवर्नेंस ऑफ वक्फ। ठीक है, उसके बाद 1913 के बाद 1923 में बात करेंगे तो क्या बनाया गया, मुसलमान वक्फ एक्ट। ठीक है, मुसलमान वक्फ एक्ट। ठीक है, उसका 1954 में इसको फिर से अमेंड किया गया और नाम क्या दिया गया, सेंट्रल वक्फ एक्ट 1954। उसके बाद फिर 1995 में इसको अमेंड किया गया और नाम कर दिया गया वक्फ एक्ट। ठीक है, वक्फ एक्ट 1995, राइट। उसके बाद इसको 2013 में, है ना, 2013 में अमेंडमेंट किया गया और उसमें क्या किया गया, प्रिस्क्राइब किया गया कि अगर आप किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को इंक्रोच करते हैं तो उस पर क्या किया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर किया गया कि आपको 2 साल का सजा हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 years फॉर द इंक्रोचमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, ये प्रिस्क्राइब किया गया। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो कि वक्फ है क्या, है ना, वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ लॉ क्या है और कैसे कैसे ये डेवलप हुआ, कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का रिलीजन के लिए है। तो यहाँ से आपको फिर से हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि व्हाट इज़ वक्फ। तो द बिल सिक टू अमेंड क्या है कि थर्सडे को क्या हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जिसको क्या कर दिया गया है, टू ए ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट दे दिया गया। आपको बताए थे कि ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, JPC, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं और लोकसभा के भी मेंबर होते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, लोकसभा के जितने भी मेंबर होंगे उसके आधे होंगे राज्यसभा के मेंबर। इसका मतलब क्या कि राज्यसभा से अगर 5 मेंबर चुने गए हैं तो लोकसभा के कितने होंगे, 10 मेंबर होंगे। तो किसी भी मैटर को अगर वो इस तरीके से हो जाता है कि अपोजिशन बहुत विरोध कर रहा है तो उसको क्या कर दिया जाता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डाल दिया जाता है और वहाँ से जो भी होता है उसको मान के एक्ट पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही बोला गया कि किनके द्वारा लाया गया था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर जो कौन है, किरण रिजिजू हैं, उनके द्वारा लाया गया। लेकिन क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी हु सेड द प्रपोज्ड लॉ वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी माइनॉरिटी और डिविजिव। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी माइनॉरिटी और डिविजिव क्यों कह रहे हैं, तो ये बोल रहे थे, इनका कहना था कि जो मुस्लिम्स हैं उनका जो फंडामेंटल राइट है, जिसमें आर्टिकल 25 की बात होगी, आर्टिकल 26 की बात होगी, आर्टिकल 30 की बात होगी, कि आर्टिकल 25 क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोसेशन, ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। और आर्टिकल 30 की बात करें तो क्या होता है कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसके बेसिस पे अपोजिशन जो है वो कह रहा है कि जो अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है, अमेंडमेंट बिल लाया गया है, वो क्या है,
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, एंटी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के खिलाफ है, और क्या है, डिविसिव है, जो क्या है, बांटने वाला है। तो ये बिल जो है अमेंड किसको कर रहा है, 1995 का जो वक्फ एक्ट है, प्रपोज स्वीपिंग द चेंजेस टू हाउ वक्फ आर गवर्नड एंड रेगुलेटेड, कि वक्फ जो है उसको कैसे रेगुलेट करेंगे, उसको कैसे गवर्न करेंगे। तो क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑन वक्फ, इसी को देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि वक्फ का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो वक्फ इज अ प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी जो किसी का होता है, वो गिवन बाय मुस्लिम्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस क्या है, रिलीजन, चैरिटेबल और प्राइवेट पर्पस। तीन पर्पस के लिए, आप जो भी पर्पस के लिए अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को दान दे देते हैं या डोनेट कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वक्फ का प्रॉपर्टी है। वाइल द बेनिफिशियरी ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी डिफरेंट, है ना, एंड द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज इम्प्लाइड टू बी गॉड। जो प्रॉपर्टी आप किसी को, जैसे आप वक्फ बोर्ड को दे दिए, तो वो प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा, वो उसमें मालिक कोई नहीं होता है, वो बोला जाता है वो अल्लाह का होता है, गॉड का होता है। लेकिन उसका जो केयर टेकर होगा, बस उसको अपॉइंट किया जाता है, जो बोर्ड के चेयरमैन होंगे, जो मेंबर होंगे, उनके हिसाब से। दे आर द केयर टेकर ऑफ दैट लैंड और दैट प्रॉपर्टी, नॉट दे आर द ओनर। ओनर कौन होंगे, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज इम्प्लाइड टू बी विथ गॉड। ठीक है, तो जो वक्फ कैन बी फॉर्म थ्रू ए डीड, है ना, एक डीड के द्वारा, या इंस्ट्रूमेंट और ओरली। इसको आप डीड के द्वारा भी बना के दे सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, कि बॉन्ड पे आप बना दिए कि हम अपना ये अपने प्रॉपर्टी में जो ये मेरा प्रॉपर्टी है उसको हम वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, या तो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, या तो ओरली बोल के भी बोल देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी कैन बी डीम्ड टू बी वक्फ इफ it has been used for religious or charitable purpose for a long period of time. Once a property is declared as waqf, its character changes forever and cannot be reversed. अगर एक बार आप अपने जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी वेल्थ है, उसको दे दिए, और कल को आप सोच रहे कि हम इसको वापस ले लेंगे, कि मेरा मन बदल गया, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार जो आप उनके नाम पे दे दिए, गॉड के नाम पे, वो उसका कैरेक्टर कभी चेंज नहीं होगा। वो चला गया वक्फ बोर्ड को, तो वो चला गया। ठीक है, अब इसको गवर्न कैसे करते हैं, आपको बता दिए कि 1930 से शुरू हुआ, और 1923, 1954 और 1995 में हुआ। 2013 में बात करें तो अमेंडमेंट में क्या कर दिया कि वक्फ बोर्ड के अगर इंक्रोचमेंट करते हैं तो 2 साल का सजा हो सकता है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का जो फंक्शन है वो क्या है। वक्फ बोर्ड इज अ बॉडी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। हर एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोली है कि स्टेट गवर्नमेंट को वक्फ बोर्ड बनाने का अधिकार है। जैसे बिहार है तो बिहार में अलग वक्फ बोर्ड होगा, झारखंड है वहाँ अलग होगा, यूपी है वहाँ अलग होगा, है ना उत्तराखंड है वहाँ अलग होगा, दिल्ली होगा वहाँ अलग होगा। तो ये सब जो है वो किसके हाथ में दिया गया है, एक बॉडी जो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, विच वर्क्स एज अ कस्टोडियन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी अक्रॉस द स्टेट। इन मोस्ट स्टेट देयर इज सेपरेट वक्फ बोर्ड फॉर द शिया और सुन्नी। इनफैक्ट शिया के लिए, शिया कम्युनिटी ऑफ द मुस्लिम एंड सुन्नी कम्युनिटी ऑफ द मुस्लिम, दोनों के लिए अलग अलग बोर्ड बनाने का भी रूल है। ऑलमोस्ट ऑल प्रोमिनेंट मॉस्क कंट्री आर वक्फ प्रॉपर्टी। जितना भी मुस्लिम का जो ये मस्जिद है या कब्रगाह है, वो किसका प्रॉपर्टी माना जाता है, वक्फ का प्रॉपर्टी माना जाता है। ठीक है, और उसको कौन चलाता है, अंडर वक्फ बोर्ड ऑफ स्टेट। सो वक्फ बोर्ड जो है हेडेड बाय किसके द्वारा हेड किया जाता है, एक चेयरपर्सन होंगे एंड हैज 1 or 2 नॉमिनी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 1-2 आदमी को नॉमिनेट किया जाता है, और मुस्लिम लेजिस्लेचर होंगे और पार्लियामेंटेरियन होंगे। ठीक है ना, मुस्लिम लेजिस्लेचर बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लेजिस्लेचर और पार्लियामेंटेरियन, है ना। या तो स्टेट के एमएलए होंगे जो मुस्लिम होने चाहिए, या एमपी होंगे जो मुस्लिम ही होने चाहिए। मुस्लिम मेंबर्स आर द स्टेट ऑफ बार काउंसिल, रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ इस्लामिक है ना थियोलॉजी एंड मुताबलीज ऑफ वक्स। मुताबलीज ऑफ वक्स विद इन एन एनुअल इनकम ऑफ, उनको पैसा देने का भी प्रोविजन है कि अगर अब मुतावालिस किनको बोलते हैं वक्फ का, जो उसका देखभाल करते हैं, है ना, मुतावालिज ऑफ वक्फ, तो उनको देखभाल करने के लिए उनको 1 लाख या उससे ज़्यादा को एनुअल इनकम देने का प्रोविजन भी है। ठीक है, तो जो वक्फ बोर्ड है वो पावर क्या करता है, अंडर द लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेट प्रॉपर्टी एंड टेक मेजर्स फॉर रिकवरी ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी और एनी वक्फ एंड टू सैंक्शन एनी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ वक्फ बाय द लॉ ऑफ सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज, एक्सचेंज और लीज। ठीक है, कि वो उनके हाथ में होता है कि किसी को वो दे सकते हैं किसी काम के लिए, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए, और मुस्लिम्स को ही रिकवरी ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी उनका काम है कि अगर कोई वक्फ का जो प्रॉपर्टी है वहाँ इंक्रोचमेंट हो गया तो उसको रिकवर करने के लिए वो काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब है। अब मेजर चैलेंजेस क्या आ रहा है इसमें अमेंडमेंट करने की जो बात हो रही है, जो प्रपोज किया गया है, वो क्या गया है कि जो सब्सटेंशियली आफ्टर द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ वक्फ, बोला जा रहा है कि बहुत सारा ऐसा है जो हाँ धांधली चलता है। किसी भी लैंड को, गवर्नमेंट को लैंड है, उसको बोल दिए कि ये वक्फ का है। आपको बताया कि कैसे होता है, ओरली भी बोल के हो जाता है। तो कोई आदमी गया और बोल दिया ये मेरा लैंड है, और बोल दिया कि ये आप ले लीजिए, ये वक्फ का हो गया। अब वक्फ को लग रहा है कि ये तो लैंड कोई ओरली बोल के गया है, वो हथियाना शुरू कर देता है। जब आपको पता होना चाहिए कि जो वक्फ है वो सबसे तीसरे नंबर पे ऐसी इंस्टीट्यूशन है या बॉडी है जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है। पहला क्या है, रेलवे,
उसके बाद रेलवे के बाद याद नहीं आ रहा कौन है, लेकिन तीसरे नंबर पे जो आती है वो है वक्फ, जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रोविज़न जो किया गया है, क्या-क्या कि पहला तो कि 3A में कि जो फुल ओनरशिप जो होगा वक्फ जो है उसमें क्या है कि ट्रांसफ़र और डेडिकेट टू सच प्रॉपर्टी द प्रोविज़न, उसमें जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से कर देगा। उसके बाद जो मेंबर थे उसमें बोला गया कि इसमें कुछ-कुछ चेंजेज़ आया, उसमें बोला गया कि जो 2 मेंबर होंगे वो मुस्लिम वीमेन होंगी और 2 जो होंगे नॉन मुस्लिम होंगे। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, द बिल ऑल्सो रीडिफाइन्स हाउ प्रॉपर्टी डीम्ड टू पोजेशन ऑफ वक्फ, है ना? The bill proposes to change the composition of Waqf board in state, and it proposes to allow even a non-Muslim CEO and gives the power to the state government to have the at least 2 non-Muslim member to the state Waqf boards, है ना? ये बाकी अब किसी को आप बोल के नहीं दे सकते हैं। वक्फ बाई यूजर हो जाता था तो उसमें क्या बोला, वक्फनामा लगाना पड़ेगा, मतलब आपको पेपर जो भी जैसे जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन किया जाता है या लैंड ट्रांसफ़र करने का जो जो गवर्नमेंट का रूल है उसके थ्रू आपको करना पड़ेगा। तो ये सब जो चेंजेज हैं एक बार आप पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। आपको हम ब्रीफ कर दिए हैं क्योंकि समय का हमारे पास कंस्ट्रेन है, तो आपको ये पढ़ लीजिएगा सेक्शन 3A में क्या है, सेक्शन 3C क्या है। हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये बिल क्यों आ रहा है। जब ये अमेंड होके आ जाएगा तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है। अभी तो बिल लाया गया है, इसमें कुछ होगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा वक्फ क्या है। अब अगला पे चलते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये ज्योग्राफी कह सकते हैं या साइंस दोनों में आ जाएगा। क्या कि व्हाट कॉजिंग अंटार्कटिका डीप विंटर हीट वेव, व्हाट कुड बी इट्स फॉल आउट, कि जो आपको पता है कि अंटार्कटिका जो है उसमें जो डीप विंटर हीट वेव के कारण वो पिघल रहा है, उसके कारण उसको फॉल आउट क्या है, मतलब उसका रीज़न क्या है, उसके कारण क्या क्या हो सकता है वो बताया गया है। तो इसमें आप सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आपका कॉन्टिनेंट है कहाँ। बहुत लोगों को तो यही नहीं ध्यान में आ रहा होगा कि अंटार्कटिका किधर है और आर्कटिक किधर है। ठीक है, तो ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो कि क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। तो बात हम किसका कर रहे हैं, इसी का कर रहे हैं कि ये क्यों जो है, क्या कारण है कि डीप विंटर में हीट वेव चल रहा है, जिसके कारण जो हमारा फॉल आउट क्या क्या आने वाला है इसके कारण वो बताया जा रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो रीज़न बताया गया है कि जो ग्राउंड टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से 10 डिग्री बढ़ा हुआ है। ठीक है, कि अभी 2 साल में बोला गया कि दूसरा बार ऐसा हुआ है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव इज स्वीपिंग थ्रू अंटार्कटिका एंड द हाइट ऑफ इट्स विंटर सीजन, ग्राउंड टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड हाइयर हो गया है, किसके, सेल्सियस हाइयर देन द नॉर्मल और एवरेज सिंस मिड जुलाई एंड अप टू 28 डिग्री हाइयर देन सर्टेन डेज। तो क्या इसका रीजन बताया गया है कि इन पार्ट्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका द रिलेटिवली हाइयर एलिवेशन स्वाथ that makes up 2/3 of the world coolest continent, टेम्परेचर अब करेंटली इन द रेंज ऑफ -25 से -30 डिग्री होता है, लेकिन डीप विंटर टेम्परेचर यूजुअली जो है -50 से -60 डिग्री टेम्परेचर होता है। ठीक है, while even those elevated temperature would be difficult to imagine for the most people, they are alarming high for permanently frozen continent at the bottom of the world, what is happening to Antarctica। तो ये बोला जा रहा है कि हीट वेव जो चल रहा है उसका रीजन क्या है। तो उसका मेन रीजन जो बताया गया है कि साइंटिस्ट बिलीव दैट हायर टेम्परेचर्स आर मेनली कॉन्सिक्वेंस ऑफ वीकनिंग ऑफ पोलर वॉर्टेक्स, जो हमारा पोलर वॉर्टेक्स होता था उसका वीकनिंग है। द बैंड ऑफ द कोल्ड एयर एंड द लो प्रेशर सिस्टम, पोलर वॉर्टेक्स क्या है, एक बैंड ऑफ द कोल्ड एयर होता है और लो प्रेशर सिस्टम जो होता है दैट स्पिन, जो कि क्या करता है, स्पिन करता है पोल्स ऑफ द अर्थ इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अब हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहे हैं, उसके बाद ये हम आपको बता देंगे पढ़ के। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारा इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर पे क्या होता है, आपको पता है इक्वेटर पे क्या होता है। आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि अगर कहीं गर्मी पड़ रही है, मतलब वार्म है ना, गर्मी है, वहाँ क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और अगर कहीं ठंड है, कोल्ड है, तो वहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो आपको पता है इक्वेटर जो है, जो हमारा ये इक्वेटर है, वहाँ क्या होता है, गर्मी होता है। क्यों, क्योंकि जो सन का जो लाइट है वो सीधा इक्वेटर पे पड़ता है, तो वहाँ का जो वो जो सनलाइट है वो सीधा आने के बाद ज़्यादा पड़ता है, इसलिए यहाँ क्या होता है, गर्मी होता है। गर्मी होने का मतलब क्या है, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा। और अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ क्या है, कोल्ड है, ठंड पड़ता है, बर्फ जमा हुआ है। नाम से ही लग रहा है पोलर, पोलर का मतलब क्या कि जो पोल्स है, पोल्स पे क्या होता है, ठंड बर्फ होता है। तो यहाँ जो क्या है, यहाँ कोल्ड होता है, कोल्ड होने का मतलब क्या है, हाई प्रेशर है। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या होगा, हाई प्रेशर। आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि जो जब लो प्रेशर होता है तो क्या होती है, हवा उठती है गर्म होके। ठीक है, हवा उठेगी इस तरीके से। तो आप 3 तरह का सेल पढ़े होंगे, हेडलेस सेल, फेरल सेल और पोलर सेल।
तो आप हेडले सेल पढ़ेंगे क्या कि इक्वेटर से 30 डिग्री पे जाके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे क्या करती है, वो गिरती है। तो यहाँ से जब जो भी एयर गर्म होगी इस तरीके से, ठीक है, ब्लू कलर से हम दिखा रहे हैं आपको, जो भी गर्म होगी, गर्म होने के बाद क्या होगी, वो यहाँ पे 30 डिग्री पे, ये जो हमारा 30 डिग्री का लाइन है सब ट्रॉपिकल बेल्ट 30 डिग्री, उस पर जाकर गिरेगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, ठीक है। सेम फेनोमेना यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, यहाँ पे भी क्या होता है लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर। तो यहाँ पे हम जो जो फेनोमेना की बात करें वो इस फेनोमेना की बात कर रहे हैं जिसके कारण पोलर वॉर्टेक्स बनता है। क्या होता है कि जो पोलर सेल, ये जो सेल बनता है यहाँ से यहाँ तक जो सेल बना है ना, वो सेल क्या बनता है, उसको हेडले सेल बोलते हैं। फिर ये भी हेडले सेल हो गया। ये जो दूसरा सेल बनता है ये 30 से 45 तक है ना, 60 तक, वो क्या बनता है हमारा, वो बनता है फेरल सेल। और 60 से 90 तक जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर सेल। हम बहुत ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना। हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेन है। अगर आपका इच्छा हुआ कि इस पर डिटेल बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि आपको पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है, ज्योग्राफिकल फेनोमेना के कारण जो अंटार्कटिका है वहाँ कैसे वार्म एयर है ना, हीट वेव चल रहा है, उसको बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी ब्रीफ में बता दें तो ये पोलर सेल जो है, तो यह यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ जो एयर जो उठेगी, तो आपको पता होगा कि हमारा जो एटमोसफेयर है सबसे नीचे क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। तो नीचे जो क्या होता है वो ठंडा होता है बर्फ के कारण, जो नीचे का जो टेम्परेचर है, लैंड टेम्परेचर, वो कोल्ड होता है। लेकिन यहाँ से जो लो प्रेशर का जो ये हवा उठ के ऊपर जाता है ना, तो वहाँ पे ऊपर में जो स्ट्रेटोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर में जो अपर ट्रोपोस्फेयर है उसमें वार्म एयर हो जाता है, जिसके कारण आपको क्या दिखेगा, क्या हो गया, हाँ, जिसके कारण आपको क्या दिखेगा कि एक सेल बनता है, ठीक है, ऊपर में, जो क्या करता है, पोलर वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। और पोलर तो हमको पता है कि दोनों पोल पे बनेगा। तो हम जो बात कर रहे हैं वो किस पे बात कर रहे हैं, अंटार्कटिका पे। तो वो क्या होता है, जब वो वार्म एयर मूव किया, ये तो ओहो क्या हो जा रहा है, जो वार्म एयर ऊपर गया और कोल्ड एयर, तो इसके कारण एक वेव इस तरीके का बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है। और वो उसी के कारण क्या होता है, घूमने लगता है। तो पोलर वॉर्टेक्स जो होता था, इसके कारण क्या होता था कि यहाँ का जो 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 वार्म एयर जाता था वो पोल को अफेक्ट नहीं करता था और वहाँ का जो बर्फ है वो जमा रह जाता था। लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है कि वार्म एयर पहुँच जा रहा है, उसको ट्रैप करके रख रहा है, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया है। जो क्या हो, कितना होता था टेम्परेचर, -50 डिग्री से लेकर -60 डिग्री, वो -25 से -30 हो जा रहा है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो ये आपको हम ब्रीफ में कोशिश किए हैं पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है समझाने का। तो लैंड जो होता है क्या, क्यों मेनली रीजन आपको क्या होना चाहिए कि जो लैंड है वो ठंडा होता है और ऊपर से जो हवा होता है ट्रोपोस्फेयर में, अपर ट्रोपोस्फेयर, वो कहाँ तक, स्ट्रेटोस्फेयर तक हवा जाती है, वो क्या होता है, वार्म होता है, जिसके कारण एक वॉर्टेक्स बन जाता है। और वो वॉर्टेक्स के कारण क्या होता है, अब मेनली जो इसका रीजन है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। जो मेनली जो ये सब हो रहा है वो किस चीज़ के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जिसके कारण पोलर वॉर्टेक्स बन जाता है। और पोलर प्रोटेक्शन के वीकनिंग के कारण, ठीक है, अब आपको ये सब समझ में आएगा कि क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेनली कंसिक्वेंसेस ऑफ वीकनिंग ऑफ पोलर वॉर्टेक्स, द बैंड ऑफ द कोल्ड एयर है ना, जो लो प्रेशर सिस्टम जो स्पिन करता था, एंड द पोल्स ऑफ द अर्थ इन द स्ट्रेटोस्फेयर, द वॉर्टेक्स यूजुअली रिमेन स्ट्रांग एंड स्टेबल ड्यूरिंग विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि लैंड किसमें कम है, साउदर्न हेमिस्फेयर में लैंड कम है, तो इसमें क्या है, हवा ज़्यादा चलता है। आप इसी में पढ़े होंगे कि चीखता, ये क्या बोलते हैं उसको, रोअरिंग 50s, ये सब जो आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, वो कहाँ पढ़े होंगे, यहीं पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें जो लैंड है वो कम है, इसके कारण यहाँ जो है वॉर्टेक्स होता है वो तेज होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो बोला कि कीपिंग कोल्ड इन एयर ट्रैप्ड ओवर द अंटार्कटिका एंड नॉट लेटिंग हॉट एयर कम इन, बट इट हैज बीन डिस्टर्ब दिस ईयर बाई लार्ज स्केल एटमोस्फेरिक वेव, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस बैलेंस द फील्ड ऑफ द एटमोस्फेरिक वेरिएबल्स, है ना। ड्यू टू दिस द पोलर वॉर्टेक्स जो है रिलीज क्या कर देता है, ट्रैप्ड कोल्ड एयर को रिलीज कर देता है, जिसके कारण आपको सुने होंगे कुछ दिन पहले कि कनाडा में बहुत बर्फबारी हो रहा है, यूएस में बहुत ठंड पड़ जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो पोलर वाला जो हवा है, ठंडी ठंडी हवा, उसको वो छोड़ दे रहा है। सो एज द वार्मर, उसके ठंडा वाला निकल गया तो क्या होगा, गर्म वाला घुस जाएगा। ये तो हवा का प्रॉपर्टी है कि एक तरह से प्रेशर रिलीज होगा, दूसरी तरह से घुस जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि ठंडा हवा जैसे ही निकला तो गर्म हवा इधर से चला गया यहाँ पे, ठीक है, इस रीजन में। उसके कारण क्या हो गया, एज द वार्मर एयर ट्रेवल डाउनवर्ड फ्रॉम द अपर एटमोस्फेयर, इट कॉज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। और क्या हो रहा है, वहाँ का बर्फ जो है वो पिघल जा रहा है। अब इसका क्या है, इसका जो है पॉसिबल फॉलोआउट्स जो है वो क्या क्या हो सकता है वो हम देखते हैं कि अंटार्कटिका जो हॉट विंटर है लाइकली है टू फर्दर लॉसेस ऑफ अंटार्कटिका आइस शीट, है ना, कि बोला जा रहा है कि 280% ऑफ मोर आइस मास इन 2000 से 2010 तक में
280% ऑफ आइस शीट जो है वो पिघल गया है एंड लॉस्ट इट इन 1980s एंड 1990s अकॉर्डिंग टू 19 स्टडी पब्लिश बाय जर्नल पीएनएस जर्नल के हिसाब से दिया गया डेटा कि वहाँ जो है पोटेंशियली रेज ग्लोबल सी लेवल बाई 100 ऑफ फीट. एंटार्क्टिका हैज ऑलरेडी लॉस्ट 280% मोर आइस मास इन 2000s एंड 2010s दैन इट लॉस्ट इन. जो 1980 से 1920 तक हमने किए थे वो 2000 से 2010 के बीच में हम 280% आइस मास जो है हम उसको क्या कर दिए, लॉस्ट कर दिए ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू हीटनिंग ऑफ द एरिया. उसका यही सब है, आप खुद से इसको पढ़ लीजिएगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है. सब कुछ आपको समझा दिए, एकदम समझ में आ जाएगा. बस ये रिपोर्ट दिया गया कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या फॉलोआउट होने वाला है उसके कारण, बस वो है. ठीक है, अब अगला हम चलते हैं अगला आर्टिकल पे. वो हमारा क्या है, अगला आर्टिकल जो हमारा है, जो प्लेसेस इन न्यूज, हम क्या देखेंगे, रसिया और यूक्रेन को देखने वाले हैं. रशिया और यूक्रेन को. तो रसिया यूक्रेन में हम आपको सबसे पहले क्या दिखाते हैं, हम आते हैं मैप पे. तो मैप में देखेंगे ये है रशिया और ये जो है कहाँ पे यूक्रेन है, यूक्रेन जो है वो यहाँ पे यूक्रेन है. ठीक है, ये रशिया और ये यूक्रेन. ये किस चीज़ में आता है, ये आप कह सकते हैं एशिया का पार्ट है, लेकिन ये खुद को किस में कहता है, यूरोप में कहता है. तो हम इसके चारों तरफ पहले देख लेते हैं कौन कौन सा है. यहाँ से हम देखेंगे ये बैरेंट सी है, बैरेंट सी के बाद देखेंगे कारा सी, लाप्तेव, लाप्तेव के बाद ईस्ट साइबेरियन, यहाँ पे क्या है चुक्ची सी और बेरिंग सी ऑफ अखोज और सी ऑफ जापान, यहाँ पे पैसिफिक में आ जाता है. बाकी ये सब जो किस में है, आर्कटिक ओशियन में आता है. ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको जूम इन करके दिखाते हैं आपको कि ये ब्लैक सी और यहाँ पे कौन कौन सा है, ये रशिया यूक्रेन है. ठीक है, तो अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में एक लेक है, उसका नाम क्या है, लेक बैकाल. लेक बैकाल जो क्या है रशिया का डीपेस्ट, रशिया का नहीं इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है ना. और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, लेना रिवर, है ना. तो आपसे पूछ दे कि लेना रिवर का ओरिजिन कहाँ है, तो लेक बैकाल. लेक बैकाल क्या है, लेक बैकाल जो है पूरी दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक है. ठीक है, उसके बाद आपको देखेंगे कि ये ब्लैक सी है ना. और ब्लैक सी का जो अगर हम बाउंड्री की बात करेंगे कौन कौन से कंट्री से ये बाउंड्री शेयर करती है, तो वो सबसे पहले आप देखेंगे वो क्या क्या है, वो है यूक्रेन. यूक्रेन के बाद देखेंगे आप जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद आप देखेंगे टर्की, टर्की के बाद देखेंगे बुल्गारिया, बुल्गारिया के बाद देखेंगे रोमानिया. बस 6 जो है जो भी ये, और यहाँ पे ये जो रशिया है वो. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको याद रखना है कि ब्लैक सी से 6 कंट्री जो है वो बाउंड्री शेयर करती है, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन. आपको क्या बताना है कि यूक्रेन जो है कौन कौन से, यूक्रेन जो है वो कौन कौन से कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करती है. इसका जो भी बॉर्डर शेयर करती है, लैंड बॉर्डर, वो आप बताइएगा कमेंट करके. आपको हम बता दे रहे हैं कि ब्लैक सी में जो 3-4 रिवर है बहुत फेमस, वो बता दे रहे हैं. आपको तो पता है एक डॉन रिवर आती है कहाँ से, रशिया से, जो कहाँ गिरती है, ब्लैक सी में. और आप पढ़े होंगे कि डोनेट्स, नाइपर, नेस्टर और दानूबे रिवर. एक बहुत ही फेमस रिवर है दानूबे. तो आपको कौन कौन सा रिवर बताया, डॉन रिवर जो कहाँ से आती है, रशिया से. उसके बाद डोनेट्स, ट्रिपल दी जिसको बोलते हैं, नाइपर और डेनिस्टर, ये तीनों कहाँ से आते हैं, यूक्रेन से. और जो दानूबे रिवर है, दानूबे रिवर जो है वो भी कहाँ आके गिरती है, ब्लैक सी में. तो ब्लैक सी में पानी कहाँ से आ रहा है, आपको बता दिए, डॉन रिवर. ठीक है, डॉन के बाद डोनेट्स, उसका नाइपर और डेनिस्टर और दानूबे. आपको क्या बताना है, दानूबे का जो एरिया है वो बहुत स्टेट से होके, बहुत ये स्टेट बोलने का मतलब कंट्री से होके गुजरती है. तो दानूबे जो है कौन कौन से कंट्री से होके गुजरती है, इसका फ्लो आप बताइएगा कि कहाँ कहाँ से होके गुजरती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा. टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है. ठीक है, बाकी फिर कल मिलते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. जो भी आपसे पूछा गया है वो बताइएगा. बाकी कुछ लोग 3-4 लोग कल ना जितना भी सवाल पूछा गया था सबका जवाब बहुत अच्छे से दिए थे, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा. हम ये आपको बोल रहे हैं कि सब लोग उनके लिए ताली बजाइए. ठीक है, ताली बजाइए उनके लिए, बजाइए, कोई बजा नहीं रहे, बजाइए. ठीक है, आप लोग भी जवाब दीजिए, आप ही का फ़ायदा होगा. ठीक है, सो फिर कल मिलते हैं और आपसे फिर कल डिस्कशन करते हैं. थैंक यू सो मच.